अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और अब हम लेक्चर्स के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को और एक बिल्कुल अलग अंदाज में कोशिश करेंगे जिससे आपको बोरियत भी ना हो और आपके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो जाएं। Oh my God! Wow! हाँ, एक्चुअली जब हम एमसीक्यूज़ नहीं सोल्व कर पाते, थ्योरी को कर लेते हैं तो बेजा फिर हम यही सोचते हैं और दिल से एक ही आवाज आती है, अरे कहना क्या चाहते हो? एग्जैक्टली तो इसी तरह आपने भी खुश हो जाना है इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद कि हमने कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, किस तरह से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और इसमें हमारे पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी। और इसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एम नज़ीर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और इस चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम एक नए अंदाज से एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और एमसीक्यूज को हमारे अबाउट 100 और 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। आधे चैप्टर को आज कर लेंगे और आधे चैप्टर को कल भी देखा जाएगा। आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आएंगे। इसमें जो आपकी प्रैक्टिस ये सेल्फ टेस्ट होंगे उनको मैं स्किप करता जाऊंगा। आपने सबसे पहली बात तो ये कि पूरे एमसीक्यूज को अच्छे से समझने के लिए कंप्लीटली लेक्चर को देखना है, ध्यान से सुनना है और जहां से नहीं समझ में आता तो आपने मुझे भी खैर बताता है और कमेंट सेक्शन में भी आप बताते रहेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो एम नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम स्टेप बाय स्टेप सारे एमसीक्यूज को देखते जाएंगे। जैसे कि एमसीक्यूज नंबर 1 आपके सामने है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। The study of electric charges at rest देखा जाए मेरे बेटे। The study of electric charges at rest क्या कहलाती है तो सबको बड़े अच्छे से पता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपके पास आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला एमसीक्यू तो बहुत आसान है, मतलब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा आपके पास चार्ल्स कूलम जिन्हें फ्रेंच मिलिट्री साइंटिस्ट कहा जाता है, इन्होंने जो लॉ दिया वो कब दिया तो चार्ली ऑप्शन है अगेन 1784 AD। द वैल्यू ऑफ कूलम्स के डिपेंड्स अपॉन कूलम्स लॉ में जो आपके पास कांस्टेंट होता है के, वो किस पे डिपेंड करता है? के की वैल्यू होती है मेरा बेटा के ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इसके बारे में मेरा बेटा हमने बात करनी है। तो मेरे बच्चे आपने सबसे पहले इसके आंसर देखने हैं। सबने बड़े अच्छे से बात पता है कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मतलब कि ये मीडियम पे डिपेंड भी करता है और दूसरा हम हमेशा कहते हैं कि जी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज कर देंगे तो वैल्यूज का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो डेफिनेटली के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए जो फिर बेस्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास और वो कौन सा ऑप्शन बनेगा? द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड ये भी है, मीडियम बिटवीन द चार्जेस ये भी है। सो बोथ ए एंड बी, डेल्टा इज द बेस्ट आंसर। वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन एसआई यूनिट इज क्या होगी? ए है नहीं, बी है नहीं, सी है तो फिर क्या है भाई? डी है। ना ए आ रही, बी आ रही, सी आ रही, तो कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। तो वैल्यू तो आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए कि वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की अगर बात की जाए तो क्या होती है? 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ -12। जरा ध्यान से आगे जी एमसीक्यूज नंबर 5 की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 में अब आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ द कूलम्स कांस्टेंट के। तो के की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए परमिटिविटी की वैल्यू में 8.85 आ रहा है तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकते। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ है या 10⁻⁻9 है। तो इसके लिए ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ऑप्शन मेरा बेटा बेस्ट आपके पास बी है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आता है हमारे पास। अब मेरे बच्चे उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट डिस्टेंस आर इन द फ्री स्पेस
लाइक आपसे एमसीक्यूज पूछा गया है, आपसे कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म पूछी गई है कि क्या होगी, तो वी नो वेरी वेल F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होता है। और अगर हमारे पास फ्री मीडियम हो तो हम लिखते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो जरा गौर से देखें तो A नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहां पे सिर्फ R है। C में R स्क्वायर है लेकिन दूसरा चार्ज नहीं है, लेकिन 2 पाई R है, तो फिर बीटा ही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने वाला भी है, तो इसको हम सॉल्व भी करते हैं। कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल बात तो खैर दूर दूर तक नहीं है। कि अगर ये देखिए आपको सॉल्यूशन भी नजर आ रहा है, जैसे कि सामने आपके सामने गिवन है इसका सॉल्यूशन, कि अगर दो चार्जेस के दरमियान आप डिस्टेंस को, अगर दो चार्जेस के दरमियान आप डिस्टेंस को कम या ज्यादा करते हो, जैसे कितना है, 2 चार्जेस में डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, तो वही डिस्टेंस के साथ तो इसका इनवर्स रिलेशन है। अगर डिस्टेंस के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है तो फिर फोर्स कितनी हो जाएगी? लाइक फोर्स की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो अगर इसके सॉल्यूशन में देखा जाए तो अगर मैं r की जगह पे r/2 यूज करता हूं तो r/2 का होगा स्क्वायर, तो यहां पे बन जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो 4 की वैल्यू नीचे से ऊपर जाके होगी मल्टीप्लाई। तो अगर आप कहते हैं तो इसको मैं अलग से सॉल्व भी कर देता हूं। लाइक यहां पे हम एक न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं। क्या हो रहा है जी? न्यू स्लाइड ब्लैंक चाहिए थी, आ गई ब्लैंक स्लाइड। चलिए यहां पे इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? हमें कूलम्स लॉ में रिलेशन का पता होना चाहिए। कूलम्स लॉ का रिलेशन है जी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर मेरा बेटा हमारे पास R की वैल्यू r/2 कर दी जाए तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सिंपली मेरा बेटा आप K Q1 Q2 ये R ओवर 2 का होल स्क्वायर आएगा, तो ये क्या बनेगा? K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये ओरिजिनल वैल्यू जो पहले मौजूद थी वो बन गई। इट मींस कि आपकी वैल्यू 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी अगर आप डिस्टेंस को मेरा बेटा क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं। तो डिस्टेंस को हाफ करने से हमारे पास कूलम्स लॉ की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 टाइम हो जाती है। जी बेटे, होपफुली अब जो न्यू वैल्यू हमारे पास बन रही है वो हमारे पास बन रही है 4 टाइम 4F आ जाएगी। सो होपफुली अब आपको इसका आंसर भी क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो आंसर हमारे पास डेल्टा डी बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 पे चलते हैं। If the distance between two charged body is double, अगर R को आप 2 टाइम कर देते हो तो F is equal to K Q1 Q2। अब R 2 टाइम हो रहा है, 2R का स्क्वायर, मजीद ये वैल्यू बढ़ जाएगी, नीचे 1 ओवर 4 बन जाएगा मेरा बेटा। सो 1 ओवर 4 इंटू F, मतलब आपकी वैल्यू अब 1/4 हो जाएगी, पहले से 4 गुना कम हो रही है। R को 2R रखें, R स्क्वायर को अलग रखें तो 4 एक अलग फैक्टर आ रहा है, तो 1/4 कर। इसका सोल्यूशन भी है गिवन आपके सामने मेरा बेटा, अगर आप देखना चाहें तो। ओके नेक्स्ट, 2 electric charges are 8 centimeter apart are brought closer together until they are 2 centimeter apart। आपने इनका डिस्टेंस इतना कम कर दिया कि वो अब डिस्टेंस जो हो गया हमारे पास वो 2 सेंटीमीटर रह गया। खैर, द फोर्स बिटवीन नो ग्रेटर देन बाय अ फैक्टर ऑफ 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, इनिशियली 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थे, अब जो डिस्टेंस है वो अंटिल इफ दे आर बोथ क्लोजर, अगर इनके तरह डिस्टेंस को कम कर दिया जाए, द फोर्स बिटवीन देम ग्रेटर बाय 2 सेंटीमीटर की बात की जा रही है। सो मेरा बेटा F इज इक्वल टू, देखिए मेरा बेटे, अगर हम बात करें इस एमसीक्यूज की कि 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर 2 सेंटीमीटर अंटिल दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, तो हमारा उसका जो आंसर है बेस्ट, वो फिर बेस्ट आंसर क्या बनेगा?
तो इसको सॉल्व करते हैं मेरा बेटा हम। डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड 4 टाइम्स, पहले 8 था अब 2 कर दिया गया है, तो डिस्टेंस को मतलब 4 गुना कम किया गया। जब डिस्टेंस को मेरे बेटे आप 4 गुना कम करेंगे तो मेरा बेटा अगर गौर करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, F0 K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अगर मैं R की जगह पे 4R/4 लिख दूंगा तो ये मेरा बेटा आपके पास क्या बनेगा, डिस्टेंस 4 टाइम कर दिया गया, पहले जो डिस्टेंस था उसको 4 टाइम मतलब 4 पे डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा बेटा नीचे 16 आएगा 4 का स्क्वायर, और ये 16 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इट मीन्स कि हमारी वैल्यू है जो वो ग्रेटर देन हो जाएगी 16 टाइम्स 16F कह सकते हैं। तो फिर आपका जो डेल्टा ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन बनेगा। इसी तरह मेरा बेटा द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं और डिस्टेंस उनके दरमियान 1 मीटर है, तो इसका मतलब मेरा बेटा वही फार्मूला अगेन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब R स्क्वायर 1 है, अगर मैं 1 का स्क्वायर भी लूं तो मेरे बेटे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। और एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है मेरा बेटा, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी दूं तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है अगर आप राइट साइड पे देखें तो, और 1.6 × 10⁻⁹ जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे बेटे जो हमारे पास आंसर बनेगा इसका वो आंसर आएगा 2.30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻28 न्यूटन। तो इस लिहाज से हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो चार्ली है। कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस ऑफ न्यूटन। तो मेरा बेटा यहाँ पे कौन सा न्यूटन का लॉ, आप ये कहते हैं कि यहाँ पे ये म्यूचुअल फोर्स है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। लाइक हम ये लिखते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ऊपर एरो का साइन बना देते हैं तो भाई ये फिर न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा चार्ली। ऐसे यूनिट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो मेरा बेटा होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द फोर्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज गिवन बाय द फोर्स इन अ मीडियम। जब आपके पास दूसरा मीडियम भी मौजूद हो तो फॉर्मूला आप हमेशा कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हुए जी बेटे मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। अगर गौर करें तो मेरे बेटे हम लिखते होते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर परमिटिविटी आ जाए तो फिर रिलेटिव परमिटिविटी लिखते हैं Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब अगर गौर किया जाए तो मेरा बेटा हमारे पास ऑलरेडी जो वैल्यू बनती है वो तो बनती है ये इतनी QR स्क्वायर, और ये F की वैल्यू है। इसका मतलब है परमिटिविटी डिवाइड हो जाती है वैक्यूम की वैल्यू के साथ। जब आप कोई भी मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम को यूज करते हैं दो चार्जेस के दरमियान, तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी उसकी ओरिजिनल फोर्स की वैल्यू के साथ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो फिर मेरा बेटा हमारे पास ऑप्शन ए बनता है। इसके बाद अगर ये कहा गया है, अब आप क्या करते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इज 2 न्यूटन। अगर फोर्स 2 न्यूटन हो दो चार्जेस के दरमियान, और अगर आपने ऐसा मीडियम रखा जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, तो अभी हमने कहा था फोर्स इज रिड्यूस्ड टू, आप फोर्स को उस परमिटिविटी की वैल्यू के साथ डिवाइड करें तो 2 डिवाइडेड बाय 80 यू विल गेट द आंसर दैट इज 0.025। तो आपके पास जो फोर्स अब बच जाएगी वो 0.025 बच जाएगी। इसी तरह मेरे बेटे अगर हम नेक्स्ट की बात करें, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर हैज इक्वल टू, ये आपको टेबल से भी नजर आ जाएगा, 1.006 इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद मेरे बेटे अगर हम बात करें द रिलेटिव परमिटिविटी फॉर द वैक्यूम हैज इक्वल टू, मतलब वैक्यूम की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, तो मेरे बच्चे इसमें तो फिर पॉइंट्स का जिक्र भी नहीं आएगा, ओनली 1 होगी। द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज गिवन बाय, तो से पहले कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक, तो मेरे बेटे डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जब भी वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम की बात करेंगे तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज्यादा ही होगी। उसके बाद मेरे बेटे
नेक्स्ट क्वेश्चन, एसए यूनिट ऑफ द चार्ज, चार्ज का जो एसए यूनिट है ना तो एम्पीयर है ना वोल्ट है तो कूलम भी नहीं है, तो फिर एसए यूनिट आपके पास मेरा बेटा क्या बनता है चार्ज का। यहाँ पे कैलोरी की बात की गई है, वोल्ट की बात की गई है, तो मेरे बेटे हमें फॉर्मूला पता है जी, एसए यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू, तो मेरे बेटे फॉर्मूला होता है Q इज इक्विवेलेंट टू NE। अगर आप ये चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एक कूलम चार्ज में मतलब वन कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n की वैल्यू चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के साथ आके ये वैल्यू डिवाइड होगी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, तो आंसर बनेगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। The number of electrons in one coulomb is equivalent to Coulomb's electrostatic force is conservative, non-conservative, तो ये मेरा बेटा conservative force है। उसके बाद हमारे पास सेल्फ टेस्ट आ रहा है, तो सेल्फ टेस्ट को हम इग्नोर करेंगे, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि फील्ड ऑफ फोर्स का टॉपिक है। फील्ड ऑफ फोर्स में अगर बात की जाए तो फील्ड ऑफ फोर्स में जी Coulomb's law and Newton's gravitational can be used to find magnitude of electric and gravitational force, direction of electric and gravitational force, ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है, तो both A and B. The concept of electric field theory was introduced by Michael Faraday. Electric field lines का concept. It is intrinsic property of nature. The charge is surrounded by, हमें बड़े अच्छे से पता है कि चार्ज की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। The force per unit charge is known as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम भी है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मैथमेटिकली डेंसिटी इज गिवन बाय E is equal to F over Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द इक्वेशन, तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही आना चाहिए। E electric field intensity at a point is defined by the equation. So again हमारे पास क्या आएगा, E is equivalent to F by Q। उसके बाद if a charge of 10 microcoulomb experiences a 10⁻², मतलब फोर्स गिवन है, चार्ज गिवन है, then electric field intensity कैलकुलेट करनी है, तो E is equivalent to F by Q। F की वैल्यू बड़े अच्छे से मैं आपको नजर आ रही है बेटा, 10 की पावर -2 डिवाइड करेंगे आप Q के साथ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो आंसर बनेगा आपके पास जनाबे वाला इसका 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, क्योंकि एक 10 भी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज पॉइंट डैश एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज along the direction of force होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, direction of electric field intensity is normal to the direction of force, opposite to the direction of force, perpendicular to the direction of force, or along the direction of force। इसका आंसर डेल्टा आएगा, along the direction of force। The magnitude of electric field intensity to the point charge Q at a distance r in the free space, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E is equivalent to K Q over R square, और K होता है 1/4πε0। तो इसके लिहाज से फिर हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है ना A है ना B है, C इज द बेस्ट ऑप्शन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ इनफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज, अगर डिस्टेंस r को इनफिनिट कर दिया जाए और किसी भी चीज को इनफिनिट पे आप इनफिनिट वैल्यू पे डिवाइड करते हो, तो Q बाय इनफिनिट आंसर आपके पास 0 आएगा। ठीक हो गया हमारा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बिटवीन द मिडल ऑफ टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, दोनों इक्वल हो, दो चार्जेस और सिमिलर हो, तो डेफिनेटली डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है, लेकिन इनके दरमियान में आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, तो अगेन आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। The force on one electron in a field 10/8 न्यूटन पर कूलम, तो E is equal to F by Q का फॉर्मूला यूज करेंगे। E की वैल्यू गिवन है, F कैलकुलेट करना है, तो F is equal to QE, तो आंसर मेरे बच्चे फिर इसका क्या बनेगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन। सो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। आगे जी, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, they start from positive negative, they do not cross each other,
ऑल अबव द स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या ये ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट आ रही हैं? सो मुझे तो तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक लग रही हैं, तो इसका मतलब अगर तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, सो मेरे बेटे हमारे पास ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इसको तो कंप्लीट करते हैं। द फील्ड लाइंस अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती हैं और नेगेटिव में इनवर्ड आ रही होती हैं, तो इसके लिए फिर रेडियली आउटवर्ड आएगा। द फील्ड लाइंस अराउंड अ नेगेटिव चार्ज, इसका ऑपोजिट आएगा रेडियली इनवर्ड, नेगेटिव की तरफ आ रही होती है। The strength of electric field through an area is proportional to the electric field lines per unit area। हमेशा बात करते हैं परपेंडिकुलर एरिया, एरिया परपेंडिकुलर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम इस एरिया में से पास होंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। हम उसके बाद द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम अ चार्ज इमर्ज ओनली इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशंस। तो मेरा बेटा जब एक चार्ज हो तो उसकी सराउंडिंग में चारों तरफ डायरेक्शंस में हर तरफ डायरेक्शंस की बात कर सकते हैं, तो थ्री डायमेंशनली इसमें से लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं। उसके बाद मेरे बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ टू लाइक चार्जेस सो अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, intersect each other, or of these definitely they will repel each other. Electric field lines in case of two unlike charges, तो unlike charges की अगर बात की जाए तो unlike charges हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं मेरा बेटा? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, क्या करते हैं मेरे बच्चे? Attract each other. So in case of the field due to two charges, the direction of resultant intensity in non-uniform area as given. तो हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं, एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, सो टेंजेंट ड्रॉ हमेशा किया जाता है टू द फील्ड लाइन। द टेंजेंट टू अ फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें क्या पता था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इसका फिर बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड्स बोथ बी एंड सी आर ओनली सी। तो मेरे ख्याल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जा रही है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन फिर बनेगा बोथ बी एंड सी। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल physically exist everywhere, physically exist near the charge, physically exist around you or around the charge, are imaginary lines। तो हमें बड़े अच्छे से पता है ये फिजिकली कहीं भी नहीं होती, these are the imaginary lines। अगर इमेजिनरी होती तो फिर फिजिकल होती ना। The electric field lines of force determine the strength of an electric field, gravitational field, magnetic field or all of these। तो इसका बेस्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है इंटरसेक्ट ईच अदर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन, कौन सी लाइन मेरा बेटा? यूनिफॉर्म के लिए तो आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे यू, तो हम इसे कहेंगे इक्विडिस्टेंट। सो इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और हल्की फुल्की मीम्स भी उसमें ऐड करेंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अभी तक अगर आपने चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया हुआ तो एम अहमद नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका मौला नासिर हो। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। और रही बात